जी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा था क्लास 12th के फिजिक्स का, उसका चौथा लेक्चर। उसमें सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेव के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थात ये टाइप्स ऑफ वेव का डिस्कशन क्यों? क्योंकि आपको बताए थे कम्युनिकेशन जो चैनल होता है उसमें कम्युनिकेशन का जो चैनल था उसमें दो प्रकार से आप मीडियम यूज कर सकते हैं, एक वायर का और एक विदाउट वायर का। विदाउट वायर में किसका यूज करेंगे? वेव का। सबसे पहले ग्राउंड वेव, दूसरा स्काई वेव, तीसरा स्पेस वेव। तो इसीलिए सबसे पहला टर्म है ये ग्राउंड वेव का। देखेंगे ग्राउंड वेव वैसा वेव है, ये वैसे कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है जिसमें सिग्नल का फ्रीक्वेंसी बहुत लो हो। समझिए, सबसे पहली बात यह है कि इन दिस फ्रीक्वेंसी, इन दिस सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड, लो फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड। समझिएगा, इस कम्युनिकेशन में सिग्नल का लो फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है। कहां तक? देखेंगे 0.5 मेगाहर्ट्ज टू 1.5 मेगाहर्ट्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लो फ्रीक्वेंसी। कहां से कहां तक? 0.5 मेगाहर्ट्ज टू 1.5 मेगाहर्ट्ज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, आपको पढ़ाए थे v इक्वल टू एफ लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा? v बाई एफ। मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा उसका लेमडा अधिक होगा, जिसका लेमडा अधिक होगा उसका इनर्शिया अधिक होगा, जिसका इनर्शिया अधिक होगा वो थोड़ा सा मासिव होगा, जो थोड़ा सा मासिव होगा उस पर ग्रेविटी ज़्यादा लगेगा, जिस पर ग्रेविटी ज़्यादा लगेगा वो अर्थ के तरफ ज़्यादा मूव करेगा, अर्थ के तरफ ज़्यादा मूव करेगा। इस बात को समझिए, अर्थ के तरफ ज़्यादा मूव करेगा। और तीसरी बात कि ऐसे वेव को प्रोपगेट करवाने के लिए ऊंचे हाइट वाले एंटीना का, मतलब जिस एंटीना का हाइट अधिक होगा उसका यूज आपको करना पड़ेगा। तो लिखता है कि फॉर प्रोपगेशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, फॉर प्रोपगेशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी वी कैन यूज हाइट एंटीना। अधिक हाइट वाले एंटीना का आपको यूज करना पड़ेगा। तो लो फ्रीक्वेंसी वाला जो वेव होगा, अगर आप उसको प्रोपगेट करवाना चाहते हैं तो एंटीना का जो हाइट है वो अधिक ऊंचा होना चाहिए, अधिक ऊंचा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, कहां से कहां तक कोई आप भेज सकते हैं लो फ्रीक्वेंसी? 0.5 मेगाहर्ट्ज टू 1.5 मेगाहर्ट्ज। इसमें क्या होगा कि जैसे ये आपका अर्थ सरफेस है, यहाँ पे ये ट्रांसमीटर है और यहाँ पे ये रिसीवर है। तो ये जो ग्राउंड वेव होगा वो ग्राउंड से के बहुत करीब से जाएगा, या ग्राउंड क्या करेगा, या ग्राउंड से होते हुए जाएगा। ग्राउंड क्या करेगा? उसको अपनी तरफ खींच लेगा और ये ग्राउंड से होते हुए जाएगा। लेकिन ये जो वेव है वो ग्राउंड के बहुत करीब से जाएगा। और कितना फ्रीक्वेंसी तक के वेव को आप ग्राउंड वेव के माध्यम से भेज सकते हैं? तो 0.5 मेगाहर्ट्ज से 1.5 मेगाहर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी को आप भेज सकते हैं। दूसरा है कि इसका लेमडा अधिक होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा, इनर्शिया अधिक होगा, मासिव होगा, ग्रेविटी अधिक होगा, अर्थ की तरफ ज़्यादा मूव करेगा। और इसको प्रोपगेट करवाने के लिए लो फ्रीक्वेंसी होने की वजह से एंटीना का हाइट जो है बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ये ग्राउंड के करीब से गुजरेगा। लेकिन जब ग्राउंड के करीब से गुजरता है तो ग्राउंड मतलब अर्थ का बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि उसका कंडक्टिविटी है, उसका रेसिस्टिविटी है, उसका ये सभी प्रॉपर्टी इस वेव के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, जिस वजह से ग्राउंड वेव का जो प्रोपगेशन होता है वो केवल शॉर्ट फ्रीक्वेंसी और हाई वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल होता है। शॉर्ट फ्रीक्वेंसी और हाई वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल होगा। कौन सा? ग्राउंड वेव के द्वारा। दूसरा, तो ये था पहला और वो है ग्राउंड वेव। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जो दूसरे नंबर पे होगा, उसका नाम है स्काई वेव। स्काई वेव, अब जरा समझिए स्काई वेव में क्या होता है। आपको ये समझाना हम चाह रहे थे कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, तो उसका वेवलेंथ कम होगा। वेवलेंथ जब कम होता है तो वेव ऊपर उठना शुरू करता है। समझिए बात को। सबसे पहली बात, ये आपका अर्थ सरफेस है, ये अर्थ है,
इसके ऊपर में ये इसके ऊपर में ट्रोपोस्फेयर है, इसके ऊपर में स्ट्रेटोस्फेयर है, इसके ऊपर में आयनोस्फेयर है, आयनोस्फेयर है। तो यहां से यहां पे ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमीटर है और यहां पे आपका रिसीवर है, ये आपका रिसीवर है और ये आपका ट्रांसमीटर है। तो क्या होगा कि यहां से अगर हाई फ्रीक्वेंसी का वेव इमिट होता है, हाई फ्रीक्वेंसी का, तो ये जाकर के आयनोस्फेयर से टकरा करके वापस आ जाता है। ट्रांसमीटर क्या किया, यहां से एनर्जी, यहां से फ्रीक्वेंसी को इमिट किया और हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से ये क्या करेगा, आयनोस्फेयर से टकरा करके वापस आ जाएगा और रिसीवर यहां पे उसको कैच करेगा और कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाएगा। लेकिन ये जो इस प्रकार का जो ये वेव है, इसी वेव का नाम है स्काई वेव। मतलब वैसा वेव जो आयन स्फीयर से टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद फिर वो वापस आ जाता है और रिसीवर उसको कैच करके कम्युनिकेशन को पूरा करता है। और इस दौरान जो आप फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो होता है 1.5 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज, 1.5 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। 1.5 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसी को आप इस फ्रीक्वेंसी, यही फ्रीक्वेंसी आयन मंडल से, मतलब आयन स्फीयर से टकरा करके वापस फिर अर्थ पे आएगा और यहाँ पे रिसीवर लगा होगा। रिसीवर क्या करेगा, उसको कैच करेगा, उसको रिसीव करेगा और कम्युनिकेशन को आगे बढ़ा देगा। तो स्काई वेव के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा, 1.5 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात, दूसरा पॉइंट ये है इसके लिए इंपॉर्टेंट कि फ्रीक्वेंसी, स्काई वेव के लिए फ्रीक्वेंसी 1.5 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज तक होगा। दूसरा पॉइंट, तो इसका फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से, फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से जो वेवलेंथ है वो कम होता है। वेवलेंथ इज लो, वेवलेंथ जो होता है वो कम होता है। वेवलेंथ कम होने की वजह से उस पर ग्रेविटी कम इफेक्ट करता है, जिस वजह से वो बहुत ऊपर तक जा सकता है। और जिस आपको बताए थे कि एंटीना का हाइट होता है λ/4, तो जितना कम वेवलेंथ होगा, जितना कम वेवलेंथ होगा उसके लिए एंटीना का हाइट उतना ही छोटा होगा। तो इस वेव को आगे बढ़ाने के लिए एंटीना का जो हाइट होगा, हाइट इज वेरी लो, वेरी लो नहीं लिखिए अभी, सिर्फ लो लिखिए। एंटीना का जो हाइट होगा वो बहुत कम होगा, एंटीना का जो हाइट होगा बहुत कम होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है उसका वेवलेंथ घटता है। वेवलेंथ घटेगा तो वेव के पास एक प्रॉपर्टी आएगा खुद को ऊपर उठाने का, लेकिन कहाँ तक, 30 मेगाहर्ट्ज तक। इस अगर 1.5 से कम करेंगे ग्रेविटी का इफेक्ट बहुत होगा, उस वेव को अर्थ खा जाएगा। इस बीच में देंगे तो उसका ग्रेविटी का इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा, वो खुद को ऊपर उठाएगा, लेकिन ऊपर कहाँ तक जाएगा, ट्रोपोस्फेयर को पार करेगा, स्ट्रेटोस्फेयर को पार करेगा, लेकिन आयनोस्फेयर को पार नहीं कर पाएगा। कहाँ तक, 30 मेगाहर्ट्ज तक, 30 मेगाहर्ट्ज तक। और इसको प्रोपगेट करवाने के लिए बहुत छोटा नहीं, छोटा एंटीना चाहिए, किसकी तुलना में, ग्राउंड वेव की तुलना में, ग्राउंड वेव की तुलना में। उसके बाद ये कौन सा वेव हो गया, ये हो गया स्काई वेव। स्काई वेव का फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ तक, आयन स्फीयर से टकरा करके वापस आएगा, रिसीवर उसको पकड़ेगा और ये कम्युनिकेशन को पूरा करेगा। फ्रीक्वेंसी हाई होता है और वेवलेंथ उसका लो होता है। एंटीना का हाइट λ/4 होगा और एंटीना का हाइट क्या होगा, कम होगा। किसके लिए, स्काई वेव के लिए। लेकिन अब एक कहानी नया जुड़ेगा जिसका नाम है स्पेस वेव। अगला हेडिंग दीजिए आप, उसका तीसरा हेडिंग वो होगा स्पेस वेव। स्पेस वेव क्या है जरा ये समझिए। स्पेस वेव का मतलब होता है कि तीसरे नंबर में गजब का, इसको समझिएगा। स्पेस वेव क्या होता है, इसको गजब का समझिएगा। स्पेस वेव क्या है, बोला कि अगर फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से बढ़ा देंगे, समझिए, अगर आप फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से बढ़ा देंगे तो वो आयनोस्फीयर के द्वारा टकरा करके रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो उसको चीरते हुए आगे निकल जाएगा। वो कहीं नहीं रुकेगा, एकदम चीरते हुए आगे निकल जाएगा, पता नहीं कहां चला जाएगा, सन उनके तरफ चला जाएगा। ठीक है, समझिए मतलब क्या है, ये आपका अर्थ है, अर्थ है, यहां पे आपने ट्रांसमीटर लगाया, यहां पे आपका रिसीवर है, ये आपका ट्रोपोस्फेयर है, ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, ये आपका आयनोस्फेयर है। आज क्या होगा
इससे जो वेव निकलेगा ट्रांसमीटर से वो आयन स्फीयर के द्वारा रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये इसको चीरते हुए चला जाएगा। अब अगर इसको रिफ्लेक्ट करना हो तो इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट आप यूज करेंगे, सैटेलाइट यूज करेंगे। सैटेलाइट क्या करेगा, और आपने पढ़ा होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसी को आपने बोला था भू अस्थाई उपग्रह। ये उपग्रह आपने लगा दिया भू, और ये अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर ऊपर में लगा हुआ है। 36,000 किलोमीटर। ये क्या करेगा, आपने जो यहाँ से सिग्नल भेजा, आपने जो यहाँ से सिग्नल भेजा, इस सिग्नल को रिसीव किया कौन, सैटेलाइट। S4 सन नहीं, सैटेलाइट। अब क्या होगा, उसको वो रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि ये आयन स्फीयर जो है वो इसको रोक नहीं पाया, किसको, इस वेव को, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। और जो इसका एक नंबर, इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज होता है, ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज एंड अप टू, थोड़ा सा याद रखेंगे, रफ डेटा है, 300 मेगाहर्ट्ज, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है। एंड अप टू, यहाँ पे लिख देंगे आप, अप टू कहाँ तक होगा, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक का जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्ट सब मंडल को चीरते हुए वो चला जाएगा स्पेस में। और स्पेस में सैटेलाइट लगा हुआ है अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर ऊपर, वहां से वो उसको रिसीव करेगा और रिफ्लेक्ट कर देगा। यहाँ पे लगा हुआ है आपका रिसीवर, और रिसीवर क्या करेगा, इसको कैच करेगा और कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाएगा। समझिए मतलब क्या है, एक नंबर में इसका फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक होना चाहिए। उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी यूज होता है, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ यूज किया जाता है, किसमें, स्पेस वेव में। हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ यूज किया जाता है किसमें, स्पेस वेव में। तीसरा, एंटीना का जो हाइट होगा, एंटीना का हाइट, एंटीना हाइट इज वेरी लो, एकदम पुचकू पुचकू एंटीना होगा, छोटा छोटा एंटीना होगा, वही छोटा छोटा एंटीना गजब करेगा। यहाँ पे ये जो निकला यहाँ से टकराएगा और यहाँ से वापस होकर के कौन रिसीव करेगा, रिसीवर, और ये कम्युनिकेशन को क्या करेगा, आगे प्रोसीड करवाएगा। तो एंटीना का जो हाइट है वो क्या होना चाहिए, बहुत कम होगा, बहुत लो होगा। और इस तरीके से आप जो कम्युनिकेशन चैनल यूज करते थे विदाउट वायर का, उसमें 3 वेव था, पहला था ग्राउंड वेव, दूसरा था स्काई वेव, और तीसरा कौन सा था, स्पेस वेव। आपको ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए या कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा, सीधा ग्राउंड वेव लिखना है, फिगर बनाना है, नीचे में 5 पॉइंट लिख देनी है। स्काई वेव देना है, फिगर बनाना है, नीचे में 5 पॉइंट लिख देना है। स्पेस वेव लिखना है, नीचे ये सुंदर सा फिगर बनाना है, अच्छा वाला मेरा जैसे कचरा जैसा। उसके बाद नीचे में फ्रीक्वेंसी लिखना है, उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखना है और निकल लेना है। 5 नंबर का रहेगा, 100% 5 नंबर आपको मिलेगा, कोई दुविधा की बात नहीं है। ये हमने क्या पढ़ा, वेव्स के बारे में, कौन कौन, ग्राउंड वेव, स्काई वेव, और तीसरा क्या था, स्पेस वेव। जल्दी से साफ करिए, हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में। मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में समझिएगा अच्छे से, मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में। आपको बताए थे पिछले लेक्चर में कि मॉड्यूलेशन क्या है, तो वो वहां पे कहानी में था कि अगला हेडिंग दीजिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स, पहले हेडिंग दीजिए मॉड्यूलेशन, पहले हेडिंग दीजिए मॉड्यूलेशन। क्या बताए थे, मॉड्यूलेशन क्या है, तो आपने कहा था कि यदि कोई सिग्नल है जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, यदि किसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो तो उसको किसी दूसरे हाई फ्रीक्वेंसी वाले वेव पर सुपर इम्पोज करने की जो प्रक्रिया है उसी का क्या नाम है, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन 3 प्रकार का, पहला था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पहला कौन था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दूसरा कौन था, दूसरा था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तीसरा कौन था, तीसरा था फेज मॉड्यूलेशन। समझिए बात, फेज मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। पहला कौन सा, पहले तो मॉड्यूलेशन है क्या, और मॉड्यूलेशन कितने प्रकार का होता है। मॉड्यूलेशन क्या है, तो आपने क्या बोला कि किसी लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी वाले कैरियर वेव के ऊपर सुपर इम्पोज करने की जो प्रक्रिया है उसी का क्या नाम है, मॉड्यूलेशन।
मॉड्यूलेशन कितने प्रकार का, तो टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन में लिखेंगे कि मॉड्यूलेशन इज ऑफ 3 टाइप्स, वन इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड थर्ड इज फेज मॉड्यूलेशन। ओके, अब इस तीनों को आप डिस्कस करेंगे। सुनिए, यहाँ पे 2 चीज आपको मिलेगा, एक मिलेगा मॉड्यूलेटेड वेव और दूसरा मिलेगा कैरियर वेव। समझिए, एक मिलेगा मॉड्यूलेटेड वेव और एक मिलेगा कैरियर वेव। आइए, जैसे मान लेते हैं कि मॉड्यूलेटेड वेव जो है, मॉड्यूलेटेड जो वेव है उसका इक्वेशन है Ym इक्वल टू AM साइन ओमेगा m इंटू टी। m जो सफिक्स लगा हुआ है उसका मतलब है मॉड्यूलेटेड, तो ये मॉड्यूलेटेड वेव है। दूसरा, इसको किसके कपार पे रखिएगा, इसको रखिएगा कैरियर वेव के कंधे पर, तो कंधा वाला आदमी भी तो होना चाहिए कैरियर वेव। कैरियर का पहला लेटर C, इसीलिए लिखेंगे YC इक्वल टू AC साइन ओमेगा C इंटू टी। समझिए, ये इक्वेशन किसका है, तो ये इक्वेशन है मॉड्यूलेटेड वेव का, जो हमारे लिए सिग्नल है। ये कैरियर वेव है जो हमारे लिए एक ट्रक है, जो हमारे सिग्नल को अपने ऊपर बैठा के आगे लेके जाएगा। तो अगर बाय द वे हम मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वेशन Ym बराबर AM साइन ओमेगा mt लिखे और इसका मान लेते ये वेव इस प्रकार का, ये एनालॉग अगर सिग्नल होगा तो ये इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा। और जो कैरियर वेव है YC बराबर AC साइन ओमेगा C इंटू टी, ये जो वेव है ये वाला वेव है, मान लेते हैं ये वाला वेव है, ये वाला वेव, ये वेव है। अगर इस दोनों को हम लोग मिक्स कर देंगे, अगर इस दोनों को हम लोग मिक्स कर देंगे तो उसका जो मॉड्यूलेटेड वेव होगा, यहाँ पे मॉड्यूलेशन किसका कर रहे हैं, सबसे पहला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर हम लोग उसके एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट कर देंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जब आप पढ़ने जाओगे तो गौर करिएगा कि एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन कैसा होगा। गौर करेंगे आप, एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन कैसा होगा, देखेंगे एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलेशन कैसा होगा। इसके बीच में ये वेव है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। गौर करिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ओके, तो ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दूसरा, अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मतलब क्या है, इसमें क्या बढ़ा देगा, इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा। मतलब जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसका फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत अधिक हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत अधिक हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक हो जाएगा। मतलब ये वेव इस तरीके से चलेगा, ये जो वेव है वो इस तरीके से चलेगा और इसमें अंतर किसमें होगा, फ्रीक्वेंसी का अंतर होगा। अगर हम लोग फेज मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे, तीसरे नंबर में अगर आप फेज मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे तो फेज मतलब क्या होता है, फेज मतलब होता है कोई भी वेव किसी दूसरे वेव से कितना आगे चल रहा है या कितना पीछे चल रहा है। कोई भी वेव किसी दूसरे वेव से कितना आगे या कितना पीछे चल रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं फेज मॉड्यूलेशन। उसी को आप क्या बोलेंगे, तो उसी को आप बुलाते हैं किस नाम से, फेज मॉड्यूलेशन के नाम से बुलाते हैं। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं कि फेज मॉड्यूलेशन कैसा होगा। फेज मॉड्यूलेशन में कोई परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ याद ये रखना है कि बाय द वे एक वेव इस तरीके से जाएगा तो दूसरा वेव यहाँ से यहाँ पे उसका जो है इस तरीके से फेज में, मतलब एक जीरो से स्टार्ट होगा तो एक ऊपर से स्टार्ट होगा। इस मॉड्यूलेशन का क्या नाम है, फेज मॉड्यूलेशन। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और वो क्या है, फेज मॉड्यूलेशन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स को पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और इस चैप्टर को शानदार तरीके से लॉक करेंगे ताकि देखने वाले जलेंगे, पढ़ने वाले पढ़ेंगे। देखिए इधर अगला हेडिंग दीजिए आप, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। जल्दी से मिटाइए और हेडिंग दीजिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ओके, चलिए मिटा दिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हेडिंग देंगे मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये समझिए, रियल में मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो रेशियो है, इसको डिनोट करेंगे m से, डिनोट करेंगे m से। कहीं कहीं ma लिख देगा, a लिख देगा का मतलब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन।
P लिख दिया मतलब फेज मॉड्यूलेशन, F लिख दिया मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आप घबराएंगे एक को रत्ती नहीं। चलिए, तो ये है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये रियल में मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो रेशियो है। लिखता है कि इट इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ modulated wave to the amplitude of carrier wave, समझिए इसको। इट इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव टू द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। मतलब जो एम्पलीट्यूड होता है वो रेशियो है किसका? ये रेशियो है एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। अगर एम्पलीट्यूड देगा तो आप ऐसे लिखिएगा, अगर कभी कभी क्या करेगा वोल्टेज दे देगा तो लिखिएगा मॉड्यूलेटेड वेव का वोल्टेज बाय कैरियर वेव का वोल्टेज। कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा तो मॉड्यूलेटेड वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड, कैरियर वेव का इलेक्ट्रिक, अरे जो दे दे थक थोड़ी जाएंगे हम लोग। तो AM बटा AC, VM बटा VC या EM बटा EC। ओके, जरा समझिए। अब एक बात समझाते हैं, जैसे अगर बाय द वे हमारा ये EC है, EC का मतलब ये कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है, या कैरियर वेव का AC का मतलब कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है, और यहाँ पे क्या हो गया ये मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड है। समझिए, तो अगर हम लोग अच्छे से समझिएगा इस बात को, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा AC प्लस AM, AC प्लस AM। तो यहाँ पे क्या है ये AC प्लस AM मतलब क्या कि एक इसमें से कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड, एक मॉड्यूलेटेड वेव का, या ये कैरियर वेव का ये मॉड्यूलेटेड वेव का। तो यहाँ तक हो गया कैरियर वेव, ये हो गया आपका मॉड्यूलेटेड वेव। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा AC प्लस AM, मिनिमम होगा AC माइनस AM। समझिए, तो यहाँ पे अगेन यहाँ आकर के आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन सीखना है। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि Emax बराबर, Emax हो, Emax का मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, Vmax का मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, Amax का मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो आप डरेंगे नहीं। तो ये कितना होगा, ये होगा EC प्लस EM, और E मिनिमम जब पूछेगा ये होगा EC माइनस EM। सुनिए, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए। 1 और 2 को अगर आप जोड़ देंगे तो क्या होगा सर, ये दोनों कट जाएगा, तो 2EC बराबर हो जाएगा Emax प्लस Emin। देखिए क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये EC बराबर हो जाएगा Emax प्लस Emin बाई 2। समझ बाबू मोसाई, समझ। अब क्या करिए, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा दीजिए। जब हम लोग घटा देंगे, या फिर 1 में से 2 घटा देंगे, तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा Emax माइनस Emin बराबर 2 इंटू EM। तो यहाँ से EM बराबर क्या बनेगा बॉस, यहाँ से EM बनेगा Emax माइनस Emin बाई 2। समझिएगा बात को। कभी कभी क्या करेगा, मैक्सिमम मिनिमम दे देगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछ देगा, तो उधर जाके लसक जाएगा, तुमसे सवालें नहीं बनेगा, तो उधर जाके फंस जाएगा। तो समझ इधर, आप जरा समझिए। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स बराबर क्या सिखाए, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बराबर क्या सिखाए, हम आपको सिखाए EM बटा EC। चल, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स बराबर सिखाए EM बटा EC। आप देख EM का वैल्यू कितना है दोस्त, Emax माइनस Emin बाई 2, EC कितना है Emax प्लस Emin बाई 2। बाई 2 को गोली मार दिया गोली, ऊपर में क्या बच गया Emax माइनस Emin बाई Emax प्लस Emin। ओके, ये हो गया मॉड्यूलेशन इंडेक्स का गजब का फॉर्मूला। 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, जितना स्टार मार लीजिए, जितना स्टार मार लीजिए, जितना स्टार मार लीजिए कम है, जितना स्टार मार लीजिए कम है। मुंह चुड़ा के बैठना है बैठ सकते हैं, लेकिन जितना स्टार मारना है मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक पर एक इंपॉर्टेंट। अब जरा एक बात समझाना है,
मॉड्यूलेशन इंडेक्स बराबर क्या पढ़ा है आपको? पढ़ा है AM बटा AC, AM बटा AC। गौर करके समझिएगा, गौर करके समझिएगा। सर अगर AM जो है वो वेरी वेरी लेस देन AC हो तो AM बटा जो AC होगा वो लगभग इक्वल्स टू 0 होगा, लगभग इक्वल्स टू 0 होगा। केस 1, इसका मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है उसका वैल्यू 0 भी हो सकता है। दूसरा, यदि AM लेस देन AC होगा तो AM बटा जो AC होगा वो लेस देन 1 होगा। इसीलिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो वैल्यू होता है वो 0 और 1 के बीच में होगा। क्या सिखा रहे हैं? मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू 0 हो सकता है और 0-1 के बीच में हो सकता है। कभी कभी बहुत सारे बुक्स और ऑब्जेक्टिव इसको म्यू से लिख देता है, तो म्यू का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। चलते हैं आगे। अब हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जल्दी से क्विकली आप नोट करेंगे। और ये चैप्टर अब फिनिश हो चुका है, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करने के लिए फुल्ली तैयार हैं, फुल्ली तैयार है। चलिए मिटाइए सब लोग मिटाइए और सवाल करने के लिए सब लोग रेडी होइए। पहला सवाल आज का, आज का पहला सवाल, चलिए न्यूमेरिकल्स पर। क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्वेश्चन है, लिखता है कि इफ VC इक्वल टू 12 वोल्ट, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है 75%, देन फाइंड VM। चलिए सर, मॉड्यूलेशन बराबर क्या पढ़ाए हैं? मॉड्यूलेशन बराबर पढ़ाए हैं VM बटा VC। मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना दिया? 75%। VM कितना निकालना है? VC कितना है? 12। 75% का मतलब 75 बटा 100 मतलब 0.75 इक्वल टू VM बटा 12। तो यहाँ से VM बराबर क्या हो जाएगा? 12 गुना 0.75, 12 पंचे 60, 6, 12 सत्ते 84, 6 90, 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, अर्थात 9 वोल्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि यदि इफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिया 10 वोल्ट, मिनिमम एम्पलीट्यूड दिया 2 वोल्ट, तब पूछा देन फाइंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताना है। अभी क्या पढ़ाए? मॉड्यूलेशन इंडेक्स बराबर ए मैक्स माइनस ए मीन बाई ए मैक्स प्लस ए मीन। नहीं पढ़ाए हैं? ए मैक्स का वैल्यू 10 में से 2 गलो 8, 10 में 2 जुट लो 12, तो ये कितना हो गया? 8 बटे 12, 2 चौका 8, 3 चौका 12, 2 बटे 3 मतलब 0.66 आंसर। नहीं समझ रहे होंगे? पक्का समझेंगे कैसे नहीं। आगे चलिए, अगला सवाल आपसे पूछता है, अगला सवाल आपसे पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए कि फाइंड द हाइट ऑफ एंटीना। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड हाइट ऑफ एंटीना इफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी कितना दिया? 10 मेगाहर्ट्ज। इफ f बराबर 10 मेगाहर्ट्ज, तब बोल रहा है कि एंटीना का हाइट कितना होगा। समझिए, आपको क्या पढ़ाए थे? फॉर्मूला v बराबर f लेमडा, तो लेमडा बराबर क्या होगा? v बाई एफ। v कितना है? 3 गुना 10 के पावर 8। पूरा समझा के थेत्तर हो गए हम। बटा लेमडा कितना दिया? 10 मेगाहर्ट्ज। मेगा का मतलब कोई समझा दे बाबा, मेगा का मतलब कोई समझा दे बाबा। 10 के पावर 6 हर्ज। ये जब सॉल्व होगा तो बनेगा मीटर में। अच्छा, 6 1 7 ऊपर हो गया, 8 में से 7 गया, खत्म हो गया, बच गया 30 मीटर। तो लेमडा कितना हो गया? 30 मीटर। लेमडा थोड़ी पूछा, एंटीना का हाइट पूछा। चल निकाल, हाइट ऑफ एंटीना। हाइट ऑफ एंटीना क्या बताए थे? हाइट ऑफ एंटीना कितना होता है? लेमडा बाई 4 होता है। 30 बटे 4 7.5 मीटर। नहीं गलती है क्या? 7 चौका 28, 4 पंजे 20, ठीक है। तो 7.5 मीटर ऊंचा एंटीना चाहिए आपको। चलिए सवाल नंबर 4 पे चल। सवाल नंबर 4 पे खटाक दनचर बोलता है कि टीवी टावर की ऊंचाई 235 मीटर है। टीवी टावर की ऊंचाई, इफ हाइट ऑफ टावर इज 235 मीटर, देन फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस
डिस्टेंस अप टू विच इट कैन सेंड द सिग्नल, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक ये सिग्नल को भेज सकता है। आपको क्या पढ़ाए थे, जितना मैक्सिमम d बराबर √2rh, 2 गुना r कौन सी है, ये अर्थ का इसके जो अर्थ है उसका रेडियस है, कितना होता है 6400 गुना 1000 मीटर, गुना h कितना दिया, h दिया 235। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो ये आंसर निकल जाएगा हम लोगों का, क्या है, कितना डिस्टेंस तक जो है वो सिग्नल को आगे प्रोपगेट करवा सकता है, कितना डिस्टेंस तक आगे सिग्नल को आगे प्रोपगेट करवा सकता है। देखेंगे अगला सवाल पूछ रहा है, अगला सवाल देखें क्या पूछ रहा है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5वां, सवाल नंबर 5वां सवाल क्या दे रहा है जरा ये देखिए। 5वां सवाल कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी if signal of frequency 10 megahertz, if signal of frequency 10 megahertz can be reflected from ionosphere। चलिए FC बराबर क्या पढ़ाए थे, 9 इंटू रूट अंडर एन मैक्स, नहीं पढ़ाए क्या। चलिए FC कितना दिया, 10 मेगाहर्ट्ज बराबर 9 इंटू रूट अंडर एन मैक्स। चलिए 10 का मतलब 10 गुना 10 के पावर 6 HZ बराबर 9 इंटू रूट अंडर एन मैक्स, ये कितना होगा 10 के पावर 7/9 बराबर एन मैक्स का रूट, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो 10 के पावर 14 बाय 9 इंटू 9 81 इक्वल टू ये हो जाएगा एन मैक्स। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसके कारण जो है वहाँ से कहाँ से, जिसके कारण वहाँ से कहाँ से बताइए तो कहाँ से, ये आयन मंडल से इसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। कंप्लीट, बहुत ज़्यादा सवाल करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही सवाल करेंगे, लेकिन सवाल आप किसी भी बुक से करिए, कितनों सवाल करिए, लेकिन उससे पहले 4 लेक्चर दिए, चारों लेक्चर को अनूठ विद्यार्थी के तरह लाइन बाय लाइन पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए और उसके बाद हमको बताइए आपने कितना तैयारी किया। और इसी के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम को लॉक करते हैं और आपको धन्यवाद बोलते हैं। थैंक यू सो मच।